वेलकम बैक दोस्तों। कि एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है, ऐसा ही कुछ हुआ माया और बॉब्सी के साथ। एक ऐसा हादसा जिसके बाद उन्होंने फिर कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों एक शॉर्ट ट्रिप पर निकले हैं। ट्रिप की शुरुआत समंदर से होती है। दोनों बीच पर थोड़ा शांत समय बिताते हैं और फिर अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच माया को समंदर में एक दूर टापू नजर आता है। वह जिद करती है वहां जाने की। बॉब्सी का मन नहीं होता, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार के आगे वो मान जाता है। कहता है, आज हमारा स्पेशल दिन है, तो क्यों ना कुछ नया एक्सप्लोर करें। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने अपनी छोटी रबर की बोट पानी में डाली और टापू की ओर बढ़ चले। जब वे उस टापू की जमीन पर पहुंचे तो महसूस हुआ कि दूर से जो चीजें खूबसूरत लगती है वो पास जाकर वैसी नहीं होती। वहां बस वीरानी और सूनापन था। माया कहती है, इतनी दूर आए हैं तो जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, वरना सब बेकार हो जाएगा। दोनों टापू पर घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक जंग लगी मशीन दिखाई देती है। देखकर अंदाजा लगाते हैं कि शायद सालों पहले यहां व्यापारी या वैज्ञानिक काम करते होंगे और ये सब वहीं का बचा हुआ सामान है। कुछ जगहों पर जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाई और फिर वापस लौटने की सोची। तभी बॉब्सी देखता है कि आसमान काला हो रहा है, शायद तूफान आने वाला है। वो तुरंत लौटने का फैसला करता है, लेकिन अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। एक कोने में छोटा सा आशियाना बनाकर धीमी आग के सहारे पूरी रात काटते हैं। सुबह जब समंदर की ओर नजर डालते हैं तो उनकी बोट कहीं दिखाई नहीं देती। माया को शक होता है कि बॉब्सी एंकर डालना भूल गया होगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसने एंकर डाला था। हो सकता है रात के भयंकर तूफान में बोट बह गई हो। फिर वे अपनी छोटी बोट लेकर उसे ढूंढने निकलते हैं। बहुत दूर तक जाने के बोट नहीं मिलती। बॉब्सी को अब यकीन होने लगता है कि उससे गलती हुई है। तभी ध्यान आता है कि उनकी छोटी बोट का डीजल भी खत्म हो रहा है। वो इंजन बंद करता है और पैडल से वापस लौटने लगता है। अब समुद्र में भटकने से अच्छा है कि वे उसी टापू पर लौट जाएं और किसी मद्य का इंतजार करें। भूख और प्यास लगने लगती है, जो असली जंग होती है खुद को जिंदा रखने की। वे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर जाते हैं, उम्मीद में कि शायद आसपास कुछ हो। वहां उन्हें एक पत्थर से गिरता साफ पानी मिलता है। उसी से प्यास बुझाते हैं और आसपास कुछ कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जिन्हें खाकर थोड़ी एनर्जी वापस लाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि अगर खुद को बचाना है तो एसओएस सिग्नल बनाना होगा, लेकिन बिना फोन और रेडियो के वे किसी को बुला नहीं सकते। सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, चाहे वो महीनों का हो या उम्र भर का। वे उसी टूटी फूटी मशीनों से कुछ डिब्बे निकालकर पानी स्टोर करते हैं। एक दिन बॉब्सी को पहाड़ी पर 3 कब्रें दिखाई देती हैं। इससे साफ हो जाता है कि पहले भी कोई यहां फंसा था और यहीं मरा। समय धीरे धीरे बीत रहा है। दिन रात में और रात दिन में बदल रहे हैं, पर हालत वैसी की वैसी है। खाने की कमी से दोनों कमजोर हो जाते हैं। बॉब्सी माया को हिम्मत देता है कि उन्हें हार नहीं माननी। माया फिर भी कमजोर पड़ जाती है और एक दिन बेहोश हो जाती है। बॉब्सी उसे झोपड़ी में लाता है और सोचता है अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। अगले दिन जब माया की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, बॉब्सी खुद से एक नुकीला हथियार बनाता है और एक पेंगुइन का शिकार करता है। फिर कई दिनों बाद दोनों पौष्टिक खाना खाते हैं और उनकी सेहत थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन ज्यादा दिन ये राहत नहीं टिकती। हर दिन किसी के आने का इंतजार किसी सुई की तरह चुभता है। एक दिन जब वापस उसी जगह जाते हैं जहां पहले पेंगुइन मिले थे, अब वहां एक भी नहीं दिखाई देता। माया पूरी तरह टूट जाती है। वही परेशानी फिर से सामने आ जाती है। माया कहती है, हमें वापस समुद्र में जाना चाहिए, शायद कोई वहां से गुजरे और हमें देख ले। बॉब्सी मना करता है, क्योंकि समंदर में ना खाना है ना दिशा। तभी अचानक उन्हें एक जहाज की रोशनी दिखाई देती है। दोनों किनारे की ओर भागते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन इतनी दूर से कोई कैसे सुने? अगर वे आग जलाते या सिग्नल बनाते तो शायद जहाज उन्हें देख लेता। माया कोशिश करती है आग जलाने की, लेकिन उसी वक्त बॉब्सी बोट लेकर पानी में उतर जाता। माया चिल्लाती है, वहां खतरा है, लेकिन बॉब्सी मानता नहीं। कहता है, यही एक मौका है, मैं इसे खो नहीं सकता। कुछ दूर जाने के बाद वही होता है जिसका डर था। बोट का ईंधन खत्म हो जाता है और वो वहीं रुक जाता है। वह जहाज तक नहीं पहुंच पाता और वहीं उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। दूर खड़ी माया बस देखती रह जाती है। बॉब्सी नहीं लौटता
और माया पूरी तरह टूटी है। वापस चौपड़ी में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। सुबह कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और सामने बॉब्सी होता है, घायल हालत में। माया फौरन उसे गले से लगाती है। बॉब्सी बताता है कि लौटते वक्त बोट डूब गई और वो चट्टान से टकराया, जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। माया उसे अंदर ले आती है, चाकू गर्म करके उसकी नसों को जोड़ती है। बॉब्सी दर्द से बेहोश हो जाता है। अब माया जान जाती है कि सारी जिम्मेदारी उसी पर है। अब खाना पानी सब माया के जिम्मे है। बॉब्सी होश में आता है और कहता है कि उसने जानबूझकर ये नहीं किया। माया उसे हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक होगा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब इन्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया है वहीं रहते हुए, बस एक दूसरे के सहारे। एक दिन माया कुछ सामान लेने बाहर जाती है तो देखती है कि पहाड़ बर्फ से जमने लगे हैं, यानी खतरा बढ़ रहा है। वो बॉब्सी से कहती है कि अब हमें ये जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन बॉब्सी मना कर देता है क्योंकि वह चल नहीं सकता। माया बाहर से हाँ कहती है, पर अंदर जानती है कि अब उन्हें कुछ करना होगा, वरना दोनों ठंड से मर जाएंगे। बॉब्सी हमेशा कठिन फैसलों से भागता आया है, उसी का नतीजा है कि वह जहाज भी नहीं पकड़ पाया। अगली सुबह माया कहती है, हमें समुद्र में जाना चाहिए। शायद उस दिन अगर बॉब्सी उसकी बात मान लेता तो जहाज उन्हें देख लेता। एक रात जब बॉब्सी सो रहा होता है, माया कुछ सामान लेकर अकेले ही निकल पड़ती है, इस उम्मीद में कि किसी को लेकर वापस आएगी। लेकिन सफर आसान नहीं होता। अब ठंड आ चुकी है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ है। माया ठान चुकी है आर या पार। रातों को बर्फ पर ही सोती है और सुबह फिर चल पड़ती है। 3 दिन के कठिन सफर के बाद उसे दूर एक लाल रंग की इमारत दिखती है, शायद रिसर्च सेंटर। वह भागती है, अंदर जाती है। वहां कोई नहीं है, लेकिन भरपूर खाना और गर्म कपड़े हैं। पहले खुद को फ्रेश करती है, पेट भर खाती है, फिर जगह को एक्सप्लोर करती है। कोई इंसान नहीं, लेकिन एक स्नोमोबाइल जरूर मिलती है। उसमें खाने का सामान रखती है और झोपड़ी की ओर निकल पड़ती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है एक भयानक तूफान में पूरी झोपड़ी ढह चुकी है। उसका पति अंदर दबा हुआ है, पूरा शरीर जम चुका है। माया उसे खींचकर बोट में ले जाती है, स्टेशन तक लाती है और गर्म कपड़ों से डंक देती है। धीरे धीरे बॉब्सी की तबीयत सुधरने लगती है। अब दोनों खुश हैं, रहने की जगह है, खाना है, बॉब्सी भी काफी ठीक हो चुका है। दोनों एक रात डांस भी करते हैं और फिर एक नई शुरुआत होती है।